हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शिक्षा में वर्ग यानी अध्यापक शिक्षा देते समय, सिखाते समय या ज्ञान देते समय वर्ग के प्रति क्या रवैया अपनाए, किस प्रकार से वर्ग को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करे, इस बात को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः शिक्षा किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा जो जीवन में गुणात्मक पहलुओं के विकास हेतु या अच्छे आचरण के विकास हेतु जो भी वो सीखता है, समझता है, अनुभव करता है, वे सब क्या है? सीखना ही है। वैसे सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सीखना का मतलब अच्छाई की तरफ गमन करना, गुणों की तरफ गमन करना, प्रकाश की ओर गमन करना, अच्छे आचरण, व्यवहार और सोच भावना की ओर गमन करना ही शिक्षा होती है। ऐसा नहीं कि कोई चोरी करना सीख गया या कोई सॉफ्टवेयर तोड़ना सीख गया या चोरी करना सीख गया तो उसे हम शिक्षा कहेंगे। शिक्षा उत्तरोत्तर उत्तम आचरण को सिखाती है। तो जीवन पर्यंत सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने गुणों का विकास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा। तो जब अध्यापक बालकों को कक्षा कक्ष में पढ़ाए तो वह वर्ग के प्रति क्या रवैया अपनाए। और वर्ग क्या होता है इसको भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यानी वह समूह जो किसी समान योग्यता, गुण, क्षमता या पेशा या जीवन स्तर पर एक बनता हो या अपनापन की भावना प्रदर्शित करता हो, तो उस गुण, योग्यता, क्षमता स्तर के हम समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये वर्ग को भी मैंने 5-7 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में है, जो प्लेलिस्ट में आप मिले खोजेंगे इस वाले पेपर में तो मिल जाएगा। तो आइए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यानी वर्ग, अब देखो यहाँ हमने लिखा अनिवार्य एवं आवश्यक शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ जो अनिवार्य बताया गया है, यहाँ यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी चाहिए। यानी विद्यालय में अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि 100% नामांकन हो और 100% धारणा हो, यानी उन्हें 6 से 8 तक 100% बना के पढ़ाई में रखे। यह अध्यापक का पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि अध्यापक जब शिक्षा का वह अनिवार्य पहलू जो जैसे पर्यावरण से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, अच्छे आचरण से संबंधित, विषय से संबंधित और नैतिक जो हमारे साहित्यों में या हिंदी में जो नैतिक ज्ञान दिया गया उससे संबंधित सारी जानकारियों को बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ हम अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष, वैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है, जो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत निश्चित किया गया है शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में। तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य रूप से 100% नामांकन, 100% धारणा, मतलब उन्हें 1 से 8 तक पढ़ाई में बनाए रखना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको आवश्यक, उपयोगी, व्यवहारिक, नैतिक और उत्तरदायित्व इत्यादि संबंधी जो जानकारियां हैं विषय के माध्यम से उसे शिक्षा के रूप में तत्पर रहना चाहिए देने के लिए। साथ में यहाँ आवश्यक भी मैंने लिखा। आवश्यक का तात्पर्य है कि जो अन्य एज ग्रुप है, बड़े लोगों से कैसा व्यवहार करें, बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करें, या बुजुर्ग हों तो उनके दृष्टिकोण में एक बालक कैसे उनसे बात करे, व्यवहार करे, कैसे सेवा रखे, कैसे संयम रखे, अच्छे आचरणों को बड़े लोगों से कैसे सीखे, बड़े लोगों के साथ कैसे बोले, व्यवहार करे, क्या शिष्टाचार रखे, ये सभी जानकारी हमें शिक्षा के रूप में आवश्यक समझ करके उसे देना चाहिए एक वर्ग को। यहाँ हमने वर्ग को जो विशेष ध्यान रखा है वो बालक वर्ग को विशेष ध्यान रखा। वैसे वर्ग तो बहुत से हैं, क्योंकि बाल्यावस्था की बात हुई तो बालक वर्ग को विशेष ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा और साथ में जो बड़े बुजुर्ग हैं या अन्य लोग हैं या अन्य पहलू जो समाज का है उसके भी आवश्यक व्यवहार क्रियाकलाप को भी सिखाने, पढ़ाने, बताने का कार्य अध्यापक को करना चाहिए। अगला है, दूसरा है वंचित वर्ग की शिक्षा। जैसे होता है कि जैसे हम गरीब, अगर अमीर वर्ग में देखते हैं समाज को, तो जो समाज के गरीब वर्ग हैं वो काफ़ी शिक्षा से दूर रहे हैं, चाहे आदिवासी ही समूह क्यों न हो। तो वह वंचित वर्ग जो समाज की मुख्य धारा के विकास से समाज की विकास की मुख्य धारा से दूर रह गया हो शिक्षा में, उसे हम क्या बोलते हैं? वंचित वर्ग। अब जैसे अगर हम बात करें सामान्य रूप से वंचित वर्ग उसे भी कहा जाता है जो लोकतंत्र में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुरक्षा या पुलिस प्रशासन इत्यादि की सुविधाओं को न उठाता हो या उसका लाभ न प्राप्त कर पाता हो या इससे दूर ही रहता हो, उसे भी क्या कहा जाता है? वंचित वर्ग। तो वंचित वर्ग के जो लड़के लड़कियां आते हैं उनके प्रति अध्यापक क्या करे? एक आदर भाव रखते हुए उनके संग अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए विषय को सिखाने का प्रयास करें। उन्हें हे दृष्टि से न देखे, उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे और उनको भी धीरे धीरे सिखा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी बात विचार व्यवहार क्रियाकलाप मार्गदर्शन प्रोत्साहन ये सब भी अध्यापक को देना चाहिए, तो अच्छा होगा, उत्तम होगा। अगला तीसरा है शैक्षिक वातावरण। अध्यापक को ये चाहिए कि बालकों में भी और शिक्षकों में भी शिक्षा का वातावरण हो, अर्थात हर अध्यापक सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे वह किसी धर्म विषय से संबंधित हो, चाहे कोई भी हो, तो जो शैक्षिक वातावरण बना के रखे, अर्थात शिक्षा के प्रति एक जागरूकता, एक प्रोत्साहन, एक समानता, एक समादर भाव, ये सभी बना के रखे ताकि बालक शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत स्वस्थ स्वच्छता भरा वातावरण, उत्तम प्रकाश भरा वातावरण, शिक्षा के प्रति खेलकूद पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वातावरण, अध्यापकों का शिक्षा के प्रति अनुशासन युक्त व्यवहार करें। ये सब भी क्या हो? शैक्षिक वातावरण को इस प्रकार से क्रिएट करें कि बालक जो है, सभी बालक वर्ग, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, वे सभी क्या हो? एक शिक्षा के प्रति अपने दायित्व को समझे और अपने पढ़ाई को तत्परता के साथ करें, अनुशासन के साथ करें। तो यह भी एक क्या होता है? वर्गों को शिक्षा देने का एक बाहरी वातावरण निर्माण करना आवश्यक होता है। तो इस ढंग से अगर शिक्षा दिया जाए तो सभी वर्गों में तो समानता का भाव, शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण, समाज के प्रति व्यवहार के प्रति बनेगा, जो एक शैक्षिक वातावरण या स्वस्थ नागरिक के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे हम बात करें सृजनशीलता का विकास। वास्तव में हर समय बालकों के ऊपर दबाव ही नहीं रखना चाहिए, हमेशा नियम में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि शैक्षिक क्रियाकलापों में भी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं जिसमें खेलकूद प्रतिस्पर्धा ये सब, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए कि वह जो चाहता है, जिस रूप में चाहता है, जो करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो समझता है, उसे अभिव्यक्त करे। सृजनशीलता का तात्पर्य होता है निर्माण करना, सीखना, सुधार करना, किसी चीज़ को बनाना, सुधार करना, परिवर्तन करना, नया स्वरूप में बना देना, नई चीज़ खोज देना, ये सब क्या कहलाता है? सृजनशीलता। तो सृजनशीलता का भी अवसर सभी प्रकार, सभी वर्गों के बालकों को देना चाहिए ताकि वह बालक अपनी समझी हुई चीज़, अपनी सीखी हुई चीज़ के आधार पर वह व्यवहार कर सके, कुछ निर्माण कर सके, कोई कला बना सके, कुछ खेल कूद कर सके या उसके स्वयं की प्रतिभा को स्वतः निखरने का अवसर प्रदान करे। तो ये क्या होगा? सभी प्रकार के वर्ग के बालकों के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। कोई संगीत में अच्छा है तो कोई कविता में अच्छा है, तो कोई कला में अच्छा है, तो कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई तकनीकी में अच्छा है, तो कोई अन्य खेल में अच्छा है। तो इस प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं जो विभिन्न वर्गों में पाई जाती हैं, जैसे बहुत से, अब सचिन तेंदुलकर ही थे, 10 फेल थे, अब उनका अगर गधों वाले वर्ग में शामिल कर दे कि कमज़ोर बच्चे हैं, एक कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, तब तो गलत हो जाएगा ना। अर्थात उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने अपनी सृजनशीलता का खेल के रूप में प्रदर्शन किया कि हम एक अद्वितीय खिलाड़ी हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो सृजनशीलता है वह कोई भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी बुद्धि स्तर का बालक हो सकता है। तो उस बालक के प्रति किसी वर्ग के आधार पर उसके व्यक्तित्व का सत्यानाश नहीं होगा, बल्कि अगर सृजनशीलता का रवैया अपनाएंगे तो किसी भी वर्ग का हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो, चाहे एकदम पिछड़ा हुआ छात्र हो, उस वर्ग का एक प्रकार से उसको विकास का अवसर मिलेगा। तो इसका भी ध्यान अध्यापक को शिक्षा देते समय रखना चाहिए। अगला है आवश्यक साधनों की उपलब्धता। आवश्यक साधनों का तात्पर्य यह है कि जैसे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं या फिर जो कमज़ोर परिवार से संबंधित बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। वैसे सरकार तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को ये व्यवस्था देती है, यानी पुस्तक, किताब, अन्य साधन। जैसे उसमें भी अगर बात करें तो पुस्तक के संग संग जो है पाठ्य खेलकूद से संबंधित वस्तुएं या बैडमिंटन, ये सब जो होता है, ये सब
पर्याप्त उनके पाठ्यसागामी क्रियाओं के लिए भी और पढ़ाई लिखाई के लिए भी जो साधन है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। साथ में अगर सरकार ऐसे बालकों को अगर धन की समस्या है तो उनको आर्थिक, जिसको स्कॉलरशिप आप लोग कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराए। उसके संग संग विद्यालय द्वारा भी ऐसे छात्रों के प्रोत्साहन हेतु कुछ आर्थिक सहायता या फीस में कंसेशन इत्यादि का भी व्यवस्था करना चाहिए। तो ये जो है उसके शिक्षा में क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ये शिक्षा को एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है। आगे हम बात करें तो यह व्यवहार अपनाना चाहिए शिक्षक को। अगला है समता का व्यवहार। अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वर्ग से संबंधित बालक हो, चाहे वो धार्मिक वर्ग हो, चाहे वह योग्यता का वर्ग हो, चाहे आयु वर्ग हो, चाहे वह विषय से संबंधित वर्ग हो, जैसे साइंस वर्ग और कॉमर्स वर्ग, तो जो वर्ग से संबंधित जो भी जितने वर्गों से संबंधित विद्यार्थी वहाँ हैं उनके संग समानता का व्यवहार करे, भेदभाव का व्यवहार न करे, ऊंच नीच की बातें न कहे, उनके व्यक्तिगत संस्कार, व्यक्तिगत स्थिति पर कमेंट न करे, बल्कि क्या करे, अध्यापक अपना पूरा फोकस अपने प्रकरण के अनुरूप सिखाने पढ़ाने पर ही ज़्यादा बल दे। क्योंकि किसी को गरीब कहने से वो अमीर नहीं हो जाएगा, किसी को अमीर कहने से वो और अमीर नहीं हो जाएगा। उसके विकास का जो इंजन है वह उसके सीखने पर निर्भर करता है, उसके अधिगम करने पर निर्भर करता है। तो शिक्षा जितना ही अधिगम में उतरती है उतना ही विकास की शक्ति मिलती है। तो अध्यापक समानता, समरसता का भाव, विचार, ज्ञान, तर्क, समझ, बोली भाषा इत्यादि का इस्तेमाल करे तो सभी वर्गों का विकास अच्छा होगा, अर्थात शिक्षा में सभी वर्गों का विकास का समान अवसर मिलेगा। आगे हम बात करें व्यावसायिक शिक्षा। जैसे गरीब घर के जो बच्चे हैं या गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, ऐसे बालक जो है पढ़ लिख नहीं पाते हैं पैसे की कमी के कारण से। तो अध्यापकों को ये चाहिए कि 6 से 8 तक ही नहीं, जिस स्तर तक उसका विद्यालय है उस विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा यानी शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल, कला इत्यादि से संबंधित विषयों का भी अध्ययन अध्यापन कराए, प्रशिक्षण दिलाए, ताकि बालक अगर आर्थिक उपार्जन करके अगर अध्ययन करना चाहता है तो यह भी उसे अवसर उपलब्ध हो सके। तो यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, और हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कंप्यूटर सब आता है, कंप्यूटर आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, उसके संग संग प्रशिक्षण आता है, कौशल कला आता है, कताई बुनाई कढ़ाई भी आती है, चित्रकारी भी आती है, शिल्पकारियाँ भी आती है। तो ऐसे जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको उपलब्ध कराए ताकि बालक अगर कमज़ोर वर्ग से संबंधित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से वो छात्र आता है तो निश्चित रूप से वह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक उपार्जन करते हुए आत्मनिर्भरता के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके या अपनी योग्यता का विकास अपने उद्देश्य के अनुरूप कर सके। तो यह भी एक प्रकार से शिक्षा में वर्ग को विशेष में ध्यान में रख करके व्यवस्था देनी चाहिए या शिक्षा देनी चाहिए। अगले हम बात करें समाधान मूलक विचार। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार के वर्ग हैं। हम जैसे आयु वर्ग अगर लिया जाए तो बालक वर्ग, किशोर वर्ग और युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग, ऐसे कम प्रकार के वर्ग बनेंगे। उसी तरह से अगर समाज में लिया जाए तो मुस्लिम वर्ग हिंदू धर्म के आधार पर बन जाए, हिंदू वर्ग, ईसाई वर्ग, इस तरह से वर्ग बनेंगे। उसी तरह से अगर हम पेशा को लें तो व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, बढ़ई वर्ग, ऐसे अनेक प्रकार के वर्ग बनेंगे। तो कुल मिला के विभिन्न वर्गों के बालक अगर एक साथ हैं तो आप जो है जो विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं या बालक विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं से जूझ रहा है या समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से जो उसके मन में एक द्वेष, ग्लानि इत्यादि की जो भावना उत्पन्न हो रही है या अपनी हीन भावना न उत्पन्न हो, इसके लिए भी अध्यापक ध्यान में रख करके हमेशा समस्या के समाधान संबंधी ही विचार प्रस्तुत करे। समस्याओं को लेकर के विवाद न क्रिएट करे बल्कि समस्याओं पर समाधान का विचार दे, उत्तम व्यवहार का विचार दे, उत्तम ज्ञान का विचार दे, उत्तम समन्वय का विचार दे, उत्तम प्रयास का विचार दे, ताकि बालक समस्या के समाधान की तरफ बढ़े और उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण बड़े घर के बालक छोटे बालकों के प्रति कर सके और छोटे बालक बड़े या उच्च वर्ग के बालकों के संग भी उत्तम व्यवहार सीख सकें, सहयोग सहानुभूति के साथ जुड़ सकें, एक दूसरे का मान सम्मान और अपनापन की समरसता रूपी समाज का निर्माण हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रख करके अध्यापक को समस्या का समाधान मूलक संबंधी विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, उद्देश्य, तर्क, चिंतन इत्यादि को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बालक समस्या के समाधान में ही विचार करें,
विचार करें, विश्वास करें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शिक्षा में वर्ग यानी एक अध्यापक को शिक्षा देते समय वर्ग के प्रति क्या रवैया अपना करके शिक्षा देनी चाहिए। इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।